Hello, welcome to class. Today we will study about the aggregate demand and related concept part 10. I am Suman Bharadwaj and we will study about the saving function, consumption function and investment. Today we will study about the determinants of the investment. Determinants of the investment according to Keynes, the decisions to be invested in new project. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स. ठीक है, अभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इन्वेस्टमेंट जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं कीनेस के अनुसार, तो वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस न्यू प्रोजेक्ट पर किस तरीके से लेते हैं. ये दिस इज योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स. ओके, योर टू फैक्टर्स आर योर मार्जिनल. मार्जिनल का मतलब क्या होता है? जिसमें डेल्टा दे रखा हो. योर डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट, एंड योर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, दैट इज योर रेट ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, मार्जिनल में हमने स्टडी किया था कि मार्जिनल में हम क्या करते हैं? चेंज. ओके, चेंज आपका इनकम का भी हो सकता है, चेंज आपका कंजप्शन का भी हो सकता है, चेंज आपका सेविंग का भी हो सकता है और चेंज आपका इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है. ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट हम पढ़ेंगे इसमें. नाउ सेकंड पॉइंट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स योर ROI. ROI मीन्स रेट ऑन इन्वेस्टमेंट. जितना पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उससे क्या रिजल्ट निकल कर आया है. उस रिजल्ट में से अगर हमने प्रॉफिट अर्न किया है तो उस प्रॉफिट के बेस पे अगर हमने कोई लोन लिया है तो उसको हम आसानी से पेड कर सकते हैं विद इंटरेस्ट. ठीक है, लोन का पेमेंट हम कर सकते हैं, लोन का पेमेंट कर सकते हैं हम विद इंटरेस्ट, राइट. ये वाला कंसेप्ट आपका बिजनेस स्टडीज़ में भी दे रखा है. ठीक है, तो वहाँ पर भी यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू. इन बोथ द सब्जेक्ट्स इट विल बी covered in numerical portion also and in theoretical portion also. Now next, marginal efficiency of investment. MEI refers to the expected rate of return from the additional investment. जितना हमने पैसा लगाया है, हर बिजनेसमैन चाहता है जितना हमने पैसा लगाया है उसका हमें रिटर्न बैक मिले. जैसे किसी ने 1,00,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, 1 लाख किसी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो वो बिजनेसमैन प्राइवेट वाला चाहेगा कि कम से कम ये हमें 1.5 लाख रुपीज़ रिटर्न बैक हो, ताकि 1,00,000 तो हमने लगाया है और 50,000 हमारा प्रॉफिट हो सके, 50,000. अंडरस्टैंड लाइक दिस. ओके, now MEI, marginal efficiency of investment, is determined by the two factors. ये दो फैक्टर से स्टडी होता है. पहला इज योर सप्लाई प्राइस. फर्स्ट इज योर सप्लाई. जो भी आपने माल प्रोड्यूस किया है उसको सप्लाई आप किस प्राइस पर कर रहे हैं. इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू असेट्स ऑफ दैट काइंड. ठीक है, हमने असेट्स परचेज़ किए हैं, असेट्स परचेज़ करने के बाद बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं. इट इज़ द प्राइस एट विच द न्यू कैपिटल असेट्स कैन बी सप्लाइड और रिप्लेस. ठीक है, हमने न्यू असेट्स का कैपिटल असेट्स का अरेंजमेंट किया है. ठीक है, या फिर हमने ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट कर दिया, ओल्ड मशीनरी को न्यू में कन्वर्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, if a machine
ऑफ 10,000 इज रिप्लेस इन प्लेस ऑफ ओल्ड, ठीक है, हमने पुरानी मशीन बदल के नई खरीदी है। देन 10,000 इज द सप्लाई प्राइस, ओके, दिस इज योर सप्लाई प्राइस, पुरानी चीज बदल के हमने दूसरी ली है, ठीक है, दिस इज योर सप्लाई प्राइस। क्योंकि पुरानी मशीन वर्क नहीं कर रही है अच्छे से तो उसको बदलना ज़रूरी है, नहीं तो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो प्रॉफिट नहीं अर्न हो पाएगा। तो इट इज़ कंपल्सरी टू मेक द रिप्लेसमेंट फ्रॉम ओल्ड मशीन मस्ट बी चेंज्ड इन न्यू मशीन, दिस इज द सप्लाई प्राइस। नेक्स्ट इज योर प्रोस्पेक्टिव यील्ड बेटा, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होती है? व्हाट इज दिस प्रोस्पेक्टिव यील्ड? It refers to the net return of the cost expected from the capital assets over the its lifetime, ठीक है, इतने साल हमने इस मशीनरी का इस्तेमाल किया, इन कैपिटल असेट्स का इस्तेमाल किया, 5 साल किया, 2 साल किया और इन्होंने हमें रिटर्न बैक करके दिया। इफ़ द गिवन मशीन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड, ठीक है, अगर हम इसे क्या दें, जैसे ₹1200, रनिंग एक्सपेंसेस विल बी 200, ठीक है, 1200 रुपये थी इसकी यील्ड, तो 200 रुपये, देन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड विल बी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकल कर आ जाएगी। Then the prospective yield will be 1200 minus 200 is equal to 1000. Now marginal efficiency of will be, ठीक है, 10,000 आपने वो प्लेस की थी, ठीक है, और 1000 क्या है आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड इनटू 100, तो आपका क्या निकला, ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 10%। अब इसे मैं और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप भूलें नहीं। नाउ लिसन, 10,000 रुपये हमने मशीन में, पुरानी मशीन की बदले में नई मशीन ले ली, ये वो वाले 10,000 हैं। ये 1,000 रुपये कौन से हैं? ये 1,000 रुपये वो वाले हैं जो आपने प्रोस्पेक्टिव यील्ड माइनस करके निकालें, 1000 इंटू। This is the formula of calculating marginal efficiency of investment. I hope you are understanding, children. Now rate of interest, ROI. अभी मैं इससे पहले थोड़ा समझा चुकी हूँ. Now I will repeating the same thing. It refers to the cost of borrowing money from the finance the investment, ठीक है, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कोई बिजनेस रन कर रही हैं तो उन्होंने लोन सैंक्शन कराया है, ठीक है, फाइनेंस कराया है, तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट उसका करना पड़ेगा। तो जितना जैसा जैसा प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग वो आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। It refers of cost of money for financing the investment. There exists an inverse relationship between ROI and volume of investment, ठीक है, अभी इन्वेस्ट किया, ठीक है, लोन लेकर प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट में से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। एट हाई ROI द इन्वेस्टमेंट स्पेंड विल बी लेस, ठीक है, हाई ROI अगर हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी लेस, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पे कम पैसा खर्च किया जाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा मीन जस्ट अपोजिट, उल्टी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि उसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न पेमेंट करनी पड़े, ठीक। अगेन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटा, दिस क्योंकि बच्चों को ये ज़्यादा अच्छे थोड़ा डाउट रहता है इसको समझने में। एट अ हाई ROI द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी लेस, ठीक है, जब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करनी पड़े बैंक वालों को तो लोग इन्वेस्टमेंट पे कम खर्च करेंगे, ठीक है। अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी पड़े, ठीक है, हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी पड़े
तो ROI क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ROI विल बी हाई। ठीक है, इस तरीके से आप समझें। नाउ कंपैरिजन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी विद ROI। अब हम मार्जिनल एफिशिएंसी का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, द प्रॉफिटेबिलिटी of an investment can be worked out by comparing MEI with ROI। ठीक है, अब मार्जिनल एफिशिएंसी और ROI का कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरेटिव स्टडी। व्हेन MEI इज ग्रेटर देन ROI। अब जब MEI ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है, दैट इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तभी वो पे कर पा रही है ROI। इसका मतलब ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग टू मच प्रॉफिट, दैट्स व्हाई दे आर अर्निंग marginal efficiency of investment is greater than rate of interest because the investment is profitable। ठीक है, ज़्यादा फायदा कमाया है इसीलिए MEI ग्रेटर है। For instance, an entrepreneur has to pay 12% rate of interest। 12% rate of interest पे कर रहा है on the loan acquired by, जितना भी लोन उसने लिया है, सैंक्शन कराया है बैंक से या फाइनेंस कराया है, उस पर 12% ROI पे कर रहा है। एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट MEI इज 20%। ठीक है, MEI क्या है, 20% और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। देन ही विल श्योरली गो फॉर इन्वेस्टमेंट, फिर वो श्योरली जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड विल कंटिन्यू मेकिंग MEI इज इक्वल्स टू MOI। जब तक वो करता रहेगा श्योर इन्वेस्टमेंट, जब तक कि MEI ROI के बराबर ना हो जाए। राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि जो आपकी MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, जितना पैसा लगाया उस पैसे में से आपने क्या किया, रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया। या फिर हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि हमने कोई मॉडर्नाइज लिया, ओल्ड मशीन की जगह न्यू मशीन ली है, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हमने क्या किया, सबसे पहले जो आपकी सप्लाई प्राइस अपॉन जो मार्जिनल एफिशिएंसी इनटू 100 करके निकाल लिया। दिस इज़ अ फॉर्मूला। अभी हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आसानी से पे कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक्स एंड नाउ नेक्स्ट, एक्स एंटी एंड एक्सपोर्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने एग्रीगेट डिमांड में एक्स एंटी वर्ड पढ़ा था। एक्स एंटी का मतलब क्या होता है, प्लान्ड। ठीक है, हमने प्लानिंग कर रखी है पहले से ही एडवांस में कि हमें इतने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स एंड टी। अब हम बात करते हैं बेटा एक्स पोस्ट की। एक्स पोस्ट में हमें क्या करना है, इन एक्स पोस्ट में क्या होगा, एक्चुअल प्राइजेस। एक्चुअल प्राइजेस आपके बदले नहीं जाएंगे। जैसे किसी की कीमत है 100 किसी गुड्स की, तो वो गुड्स एक्चुअल है। ठीक है, दैट इज़ योर एक्चुअल। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अकाउंटिंग ईयर में इतनी इतनी सेल हुई, इतनी इतनी परचेज हुई। ठीक है, now today we will studied about the ex ante and your ex post saving and investment one by one।
एक्स एंटी वेरिएबल इज द प्लान, देखो एक्स एंटी मैंने प्लान बताया था, आया प्लान एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेयर एक्सपोर्ट वेरिएबल इज एक्चुअल और रियलाइज्ड, एक्चुअल में मैंने 100 करके अभी आपको समझाया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, both these terms are generally used in the context of saving and investment, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में यूज़ होते हैं, आपके एग्रीगेट डिमांड और उसमें भी यूज़ हुए थे, ठीक है। नाउ दीज टू कंसेप्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। पहले तो हमने एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग स्टडी किए थे, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज योर एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग एंड, तो इसमें क्या प्लान्ड, इसमें बी प्लान्ड, इसमें भी एक्चुअल एंड रियलाइज्ड, एक्चुअल एंड रियलाइज्ड, राइट। Now ex ante saving and ex ante investment. Ex ante saving refers to the amount of saving which householders plan to save at different levels of the income. हर हाउसहोल्ड चाहता है चाहे वो कितनी भी अर्निंग करे, प्लान करता है कि मेरी थोड़ी बहुत सेविंग होनी चाहिए इनकम में से, ठीक है। दिस इज योर प्लान, द अमाउंट ऑफ एक्स एंटी प्लान सेविंग गिवन बाय द सेविंग फंक्शन प्रोस्पेंसिटी टू सेव, ये प्रोस्पेंसिटी टू सेव से निकल कर आता है ताकि हमारी फ्यूचर नीड्स इमरजेंसी में फुलफिल हो सके, किसी के आगे हमें बैग नहीं करना पड़े। नाउ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट refers to the amount of investment which firms plans to, एक्स एंटी प्लान्ड आएगा, देखो प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इनकम इन द इकोनॉमी, प्लानिंग कर रहा है कि मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है डिफरेंट लेवल्स इन द इकोनॉमी। द अमाउंट ऑफ एक्स एंटी और द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड, ठीक है। हम क्या देखते हैं, हमने ये एक रिलेशन डेवलप करेंगे कि इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड एंड ROI बाय द इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, ठीक है। हमें कितना पैसा लगाना है और कितना रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्ट कर देना है बैंक्स को जहाँ से कि हमने लोन सैंक्शन कराया है। नाउ एक्स एंटी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड, एक्स एंटी का मतलब प्लान्ड, intended, planned, voluntary and desired. Next, equilibrium occurs when ex ante saving is equals to ex ante. Equilibrium आपका कब occur होगा, when saving is equals to your investment, ठीक है, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो रही है। However, both these concepts are equal only at equilibrium, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर रहेंगे। इट मीन्स बिकॉज तीन रीज़न होते हैं इसके बराबर रहने के। जनरली सेविंग इज डन बाय, सेविंग हर हाउस होल्ड सेक्टर करता है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स करती हैं प्राइवेट सेक्टर। सो सेवर्स इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट पीपल विद द डिफरेंट प्रायोरिटीज़, ठीक है। हाउस होल्ड सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेविंग इज़ मेड इन स्मॉल अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट इज़ मेड इन, सेविंग थोड़ी थोड़ी करके बिजनेसमैन अपनी करते हैं, इन्वेस्टमेंट बड़ा किया जाता है। सेविंग इज़ मेड फ्रॉम मीटिंग फ्यूचर, सेविंग इसलिए की जाती है कि भविष्य में हमें कोई परेशानी आएगी तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी के आगे बैक किए। वेयर एज इन्वेस्टमेंट इज़ मेड फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि मतलब ज़्यादा ह्यूज अमाउंट बैंक से लिया जाता है ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। एज अ रिजल्ट एक्स एंटी एंड एक्स से इन्वेस्टमेंट नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर, हम क्या देखते हैं कि आपका एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्ट हमेशा बराबर नहीं होते हैं। दे आर इक्वल ओनली एट, जब इक्विलिब्रियम होती है तभी वो बराबर रहेंगे, ठीक है। व्हेन एक्स एंटी वेरिएबल फ्रॉम द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, व्हेन एक्स एंटी प्लान्ड
saving is not equal to ex ante investment, then output will tend to adjust itself. Both of them equals again and it's detailed in the next chapter. हम क्या कहते हैं, जब तक आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होती है तो उनको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट वो करते रहेंगे। जब तक एडजस्टमेंट करेंगे जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट तक इक्वल नहीं हो जाती है। नाउ एक्स पोस्ट। पोस्ट में मैंने आपको क्या बताया था, पोस्ट में मैंने चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, चाहे एक्स डिमांड हो, चाहे सेविंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, यू हैव टू रिमेंबर इन एक्सपोर्ट्स एक्चुअल और रियलाइज्ड। ठीक है, एक्चुअल और रियलाइज्ड में मतलब क्या है कि मतलब उनकी कीमत क्या है। Export saving refers to the actual or realized saving in the economy during a year. Exports और actual saving is the sum total of planned and unplanned saving। ठीक है, जो हमने प्लान कर रखी है सेविंग और अनप्लान्ड है दोनों उसमें ऐड कर दी जाएंगी। एक्सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट में भी सेम वही रहेगा, रियलाइज और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक्सपोर्ट और द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज द सम टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसकी हमने प्लानिंग कर रखी है और जिसको प्लानिंग नहीं भी करी है दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट द एक्सपोर्ट सेविंग एंड एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट आर इक्वल एट ऑल द लेवल। हम क्या देते हैं, जितने भी लेवल्स ऑफ इनकम में एक्सपोर्ट सेविंग एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा। दिस इक्वलिटी बिटवीन टू ब्रॉट बाय द फ्लक्चुएशंस आपके इनकम में होते रहते हैं। कभी आपकी इनकम ज़्यादा भी होती है, कभी आपकी बिल्कुल भी नहीं होती और कभी थोड़ी कम भी होती है। सभी के साथ ऐसा होता है, इट्स हैपन विद ऑल द पीपल। Planned value of variables are their ex ante measures, whereas realized values of the variables are the next post। जहाँ एक्चुअल और रियलाइज्ड आए वो आपके एक्स पोस्ट होंगे, जहाँ प्लान्ड आए वो एक्स एंटी रहेंगे। The significance and the distinction between ex ante and ex post is that all the variables in the theory of income and determination are the ex ante variables। Ex ante means planned, ex ante variables from the basis of theory of national income and determination। ठीक है, थैंक यू।